हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अनुराधा मित्तल आपके लिए लेके आई हूँ आपकी 12th क्लास के लिए सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन। हम टाइम टू टाइम हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बताते हैं कि आपको 12th के बाद यदि इंडिया की टॉप सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा जिसका नाम है CUET और ईयर ऑफ 2024। देखिए बच्चों, मुझे पता है अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, कहीं पे प्री बोर्ड आने वाले हैं और अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स भी ज़्यादा दूर आपसे नहीं है। आपको अपने बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करने की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल जोश से लगे रहना है आप, क्योंकि अब समय बिल्कुल आ चुका है कि हम पूरी तैयारी के साथ अपने 12th बोर्ड को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करें। लेकिन 12th के बाद देखिए, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आपको कोई भी कोर्स परस्यू करना है तो उसके लिए किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। और यदि आपकी इच्छा है कि आप DU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी में भी एडमिशन लें तो आपको एक एग्जाम फाइट करना पड़ेगा और उस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। 12th की परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उस एडमिशन में परसेंटेज कहीं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे। यदि आप इंडिया की जहाँ पे CUT एग्जाम कंडक्ट के द्वारा एग्जाम हो रहा है वहाँ पर आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करेंगी। तो बच्चों, उसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा एलिगेंट क्लासेस, नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं और समय समय इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। मैं तैयार करवा रही हूँ हमारे बच्चों का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। हमारे बच्चों को पता है कि उनकी पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक्स हैं, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है, 2 चैप्टर रिमेनिंग है। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड, यानी सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर मैं अपने पिछले लेक्चर्स की बात करूं तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे प्लेलिस्ट में आपको जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं, आपके प्रीवियस चैप्टर्स हैं, वो हम बहुत ब्रीफली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जरूर आप देखिए और देखने से आपको लगेगा कि आपके सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगला जो हमारा मोटिव रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस लाना, ताकि आप क्वेश्चंस के द्वारा भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से बेसिकली मतलब ये होता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड का सिनेरियो रहा, वो किस किस सिचुएशन में, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे इंसिडेंट हुए, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंटली इफेक्ट किया है। पिछले चैप्टर्स की यदि हम बात करें बच्चों, तो पिछले चैप्टर्स में हमने कोल्ड वॉर को समझा है। कोल्ड वॉर का मतलब, व्हेन द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड डिवाइडेड अमंग द 2 सुपर पावर्स, one represent the USA and other represent the USSR, and the struggle between these 2 superpowers without the violence is known as the Cold War, and the era of the Cold War is 1945 to 1991। एक हमने देखा डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR और एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कि किस तरह USSR जो USA को टक्कर दे रहा था वह 1991 में जाकर 15 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवीजन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और कोल्ड वॉर का एंड हुआ। बहुत सारे एरेना ऑफ कोल्ड वॉर्स भी हमने देखे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वहां भी मैंने बताया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जिसमें 99% चांसेस होते हैं उसमें से क्वेश्चन आने का। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनल ग्रुप्स पढ़े, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क एक्सेट्रा। एक हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 6 ऑर्गन्स हमने कंप्लीट किए। पिछला जो हमारा चैप्टर था वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके था। आज की जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर 7, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड है उसमें सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स क्या थे। इस चैप्टर्स में हम बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊं कि इस चैप्टर की हमारी थीम क्या रहेगी या इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हम पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी का मतलब किससे लिया जाता है। फिर हमें पढ़ने हैं 2 नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी और 2 टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटी। एक हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में फिर हम 2 नोशंस पढ़ेंगे, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। उसके बाद हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसको ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी भी कहा जाता है।
और ये देखेंगे हाउ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज डिफर फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड दो चीजें आती हैं, सिक्योरिटी किससे चाहिए और सिक्योरिटी कैसे बनी रहे, है ना। यानी आपके आगे ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जिनसे आप सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं, और दूसरा हमारा रहेगा कि ऐसे कौन से कॉपरेशन के मीन्स हैं जिनसे हम एग्रीमेंट करके, जिनसे हम वर्ल्ड को एक तरह से सिक्योर कर सकते हैं। कॉपरेशन हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल में भी और नॉन ट्रेडिशनल में। और इंपॉर्टेंट देखेंगे प्यारे इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में क्या कंसेप्ट है, और इंडिया का अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड किस किस तरह का मोटिव था, किस किस तरह से उसने यूज करके, कंसेप्ट यूज करके, क्या क्या पॉलिसी अप करके अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखा है। तो ये मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया है आपको इस पूरे चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखिए बच्चों, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देखने से पहले, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी से मतलब क्या होता है, सुरक्षा, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम सुरक्षा, यस इट इज अ ट्रांसलेशन, है ना। सिक्योरिटी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो गया, सुरक्षा। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें इसका मीनिंग देखना है। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। ठीक है, सिक्योरिटी किसकी बात करती है, हम सिक्योर अपने आप को कब मानेंगे, जब हम थ्रेट से फ्री हो जाए। थ्रेट्स मतलब डर, ठीक है। सिक्योरिटी का मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, यानी हमें कोई डर नहीं है तो हम क्या हैं, सिक्योर हैं। ये एक लाइन में आपका अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द फ्रीडम ऑफ थ्रेट्स, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का डर ना होना उसको सिक्योरिटी की फीलिंग करवाता है। अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। ये लाइन क्या कह रही है कि अगर हम हमारी लाइफ को देखें और किसी भी कंट्री की लाइफ को देखें, उसके एग्जिस्टेंस को देखें, तो हमारे चारों तरफ कोई ना कोई थ्रेट एक घेरा बनाए हुए है ना। आप भी आज वीडियो देख रहे हैं या आप जब पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए पढ़ भी रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक थ्रेट आपके दिमाग में चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, क्या उस वक्त मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जितना मैंने याद किया उतना लर्न होगा या नहीं होगा। और यदि ये सब भी हो गया तो अल्टीमेट थ्रेट रिजल्ट क्या आने वाला है ना, परसेंटेज क्या आने वाली है, आगे कैसी परसेंटेज आएगी, मेरा फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, ये सब क्या है, थ्रेट है। यानी इतने सारे थ्रेट हमारे आसपास घूम रहे हैं और इन्हीं थ्रेट से फ्रीडम के लिए हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो हमारा एलिगेंट क्लास भी क्या कर रहा है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि आफ्टर 12 आप अच्छे यूनिवर्सिटी में, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में अपने मनपसंद कोर्स के साथ एडमिशन लें। तो देखिए बच्चों, हमने क्या देखा, सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, इट इज द फ्रीडम ऑफ थ्रेट्स, यानी डर से आजादी, सुरक्षा है। क्लियर। अब आगे हमने क्या पढ़ा आगे वाली लाइन में कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन की लाइफ है और जो कंट्री का एग्जिस्टेंस है वो चारों तरफ से थ्रेट से घिरा हुआ है। अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए, बट एवरी थ्रेट कंसिडर्ड एज अ सिक्योरिटी थ्रेट। क्या बोल रहा है ये, ठीक है। हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ ली, सिक्योरिटी इज द फ्रीडम ऑफ थ्रेट। सिक्योरिटी मतलब डर से आजादी। लेकिन क्या हर थ्रेट सिक्योरिटी की डिमांड करता है, हर थ्रेट को हम सिक्योरिटी में कंसीडर कर ले। जैसे गर्ल्स के लिए तो अगर कमरे में लिजार्ड आ गई, छिपकली आ गई, तो भैया उन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, है ना। अब क्या करें, पूरी सेना छोड़ के, पूरा काम छोड़ के देश आपकी उस छिपकली को भगाने में लग जाए, आप कहेंगे बिल्कुल हमारे लिए तो थ्रेट है। और मैम आपने कहा सिक्योरिटी का मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, लेकिन जब हम इंटरनेशनल और नेशनल कंसेप्ट में बात करते हैं, एवरी थ्रेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड और कैन नॉट बी डिमांड फॉर दी सिक्योरिटी। यानी हम हर तरह के थ्रेट को सिक्योरिटी से रिलेट नहीं कर सकते। पहली लाइन में हमने क्या पढ़ा, सिक्योरिटी डिमांड्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी सिक्योरिटी किस चीज की डिमांड कर रही है कि हमारे जो डर हैं उनसे हमें सुरक्षा मिले। ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, लर्न भी हो गया होगा। लेकिन अगली पॉइंट क्या आ रहा है, एवरी थ्रेट शुड बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द सिक्योरिटी। क्या हर डर सुरक्षा की मांग करता है? तो देखिए आंसर है नो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी के लिए कोई भी डर हो सकता है ना। आप घर में गए और घर में लॉक नहीं खुल रहा, अरे बड़ा डर है, खुल ही नहीं रहा, क्या करें। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए।
तो फिर कौन से थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं? तो देखिए यहां पे समझिए, सिक्योरिटी रिलेटेड ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली है ये, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड show and other core values that those values will be damaged beyond repair if we did not do something to deal with these situations. अब मतलब क्या है देखिए इसका मतलब ये है कि उन्हीं थ्रेट्स को सिक्योरिटी की डिमांड करनी चाहिए जिनसे आपकी कोई ना कोई कोर वैल्यू हार्म हो रही है, और यदि उस कोर वैल्यू डैमेज हो गई तो इट इज बियॉन्ड द रिपेयर, यानी उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो। इसी तरह के थ्रेट्स क्या होते हैं, किस चीज की डिमांड करते हैं? सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। तो देखिए ब्रीफ में बताऊं क्या है इसका मतलब, इस स्लाइड का मतलब क्या है। सिक्योरिटी इज अ फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, बट एवरी थ्रेट शुड नॉट बी डिमांड फॉर ए सिक्योरिटी। सो विच टाइप ऑफ थ्रेट्स डिमांड फॉर द सिक्योरिटी? द थ्रेट्स दैट आर हार्म द कोर वैल्यूज एंड बियॉन्ड द रिपेयर इज डिमांड्स फॉर द सिक्योरिटी। आया बच्चों यहां तक समझ में? हाँ, सिक्योरिटी का अर्थ डर से स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हीं डर से जो हमारी किन्हीं कोर वैल्यूज को हार्म करे, और यदि वो हार्म हो गई तो उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे हार्म हो तो किसकी डिमांड की जाती है? तो डिमांड की जाती है सिक्योरिटी की। आए बच्चों समझ में? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आगे भी हम पढ़ेंगे। हमारा कंट्री, हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? थ्रेट तो बहुत सारे, हम इंटरनल, एक्सटर्नल, नॉन ट्रेडिशनल सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी क्या है? सिक्योर फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रीज, है ना, सिक्योर देयर बाउंड्रीज, सिक्योर द इंटीग्रिटी, सिक्योर द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। यदि कोई ऐसी थ्रेट इनको हार्म कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल्स उस कोर वैल्यू को बचाने के लिए बिल्कुल आगे आएंगे, और किसी भी हालत में हम हमारी सिक्योरिटी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी सोवरेनिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये जो हमारी सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, ये एक डिमांड करती है कि इस चीज को थ्रेट से फ्री रखा जाए। और थ्रेट से जब हम फ्री रख रहे हैं, इसका मतलब हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सिक्योरिटी इज नॉट रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ द थ्रेट्स, it is related to only those threats which harm the core values and beyond the repair. Clear? अब देखिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। इसके बाद देखिए, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ने हैं, टू टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है, और टू नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी। जब हम टू नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, आपकी बुक में जो कंसिडर किए गए हैं वो दो तरह के टू नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी कर रहे हैं, यानी हमें दो तरह की सिक्योरिटी पढ़ना है। एक है आपका ट्रेडिशनल और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। दो तरह की हमें नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी पढ़ने, टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटी पढ़ने। मेन टाइप ऑफ द सिक्योरिटी आर द टू, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। टाइम टू टाइम आपको दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद यदि हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट को फिर डिवाइडेड किया है टू टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटी में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ध्यान रखिए, ये दोनों ही सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी आर द टाइप्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। और अगला हमें क्या पढ़ना है, नॉन ट्रेडिशनल। यानी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने अभी भी थोड़ी देर में बताया, पहले बताया आपको क्या क्या पढ़ना है। हमें मीनिंग पढ़ना है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का, हमें टाइप पढ़ने हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। फिर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग, इसके कॉपरेशन, इसके रीजंस, ये सारी चीजें, और फिर हम कंपैरिजन किसमें करेंगे, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में, ठीक है। ये क्या है इस चैप्टर का ओवरव्यू। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इन द एक्सटर्नल टाइप। यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हमें पढ़ना है, लेकिन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का भी हमें कौन सा टाइप पढ़ना है, एक्सटर्नल पढ़ना है, ठीक है। पहले एक्सटर्नल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंटरनल पढ़ेंगे। लेकिन देखिए जब भी हम सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में सिक्योरिटी का मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी क्या है। हमें हमारे डर से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स दैट हार्म्स द कोर वैल्यूज एंड दे आर बियॉन्ड द रिपेयर। अब देखिए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बहुत आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग है कि आप पढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल आपको
उसी वक्त समझ से आता जाएगा। और मैं तो हमेशा कहती हूँ पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज दैट आर रिलेट वन टू अनदर। अब देखिए क्या है, अब हम बात करें, देखिए यहां से आपको इतना समझ में आ गया, मेरे 12th के बच्चे हैं उनको इतना पता है, इंटरनल मीन्स आंतरिक खतरा, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी खतरा, ये हमें क्लियर है दिमाग में। और हम किसकी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल थ्रेट से जब हमें सिक्योरिटी मिलेगी तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। और जब हम इंटरनल थ्रेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी की बात करेंगे देन इट इज नोन एज इंटरनल सिक्योरिटी इज द टाइप ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी हम पहले देख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग, द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ ए कंट्री टू फॉर्म मिलिट्री थ्रेट्स, मतलब किसी भी कंट्री को सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट क्या होता है कि कोई दूसरा कंट्री उस पर मिलिट्री अटैक ना कर दे। आगे यहां तक बात समझ में, यानी एक्सटर्नल थ्रेट्स आर रिलेटेड टू द मिलिट्री थ्रेट्स। द रूट ऑफ दिस डेंजर इज द अनदर कंट्री which by threatening military action endangers the core values of sovereignty and independence. According to the traditional view of security, most threats to a country's security come from outside its borders and each country has to be responsible for its own security. Each and every word, each and every line is important when we explain the meaning of external notion of the traditional security. क्या पढ़ा बच्चों हमने इस पैराग्राफ में? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का वो दो टाइप के थ्रेट्स की बात करता है, दो तरह की सिक्योरिटी की बात करता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल सिक्योरिटी अगेंस्ट द इंटरनल थ्रेट्स, है ना। जब भी हम सिक्योरिटी पढ़े आपको ध्यान रखना है हम दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं। मेन चैप्टर हमारा क्या है, सिक्योरिटी, आगे समझ में। फिर हमने क्या देखा, सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट चाहिए, हमें थ्रेट्स के अगेंस्ट चाहिए, डर से। तो जब जब हम सिक्योरिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब तब थ्रेट्स का कंसेप्ट अपने आप आ जाएगा। हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल नोशन तो हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल नोशन में थ्रेट्स कौन से हैं। हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो हम पढ़ेंगे इनको एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन से हैं। हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी तो हम पढ़ेंगे इंटरनल थ्रेट्स कौन से हैं। यानी एवरी सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू दी थ्रेट्स। अब हम कौन सी सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो देखिए इस पैराग्राफ में आपको चार बातें बताई। पहला क्या बताया, एक्सटर्नल थ्रेट्स इज इमर्ज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, यानी कोई भी कंट्री के अंदर जो थ्रेट होगा वह एक्सटर्नल थ्रेट में नहीं आएगा। कौन सा थ्रेट एक्सटर्नल थ्रेट में आएगा, जो उस कंट्री के बाउंड्री से बाहर हो रहा है, उसको डर दे रहा है। और उस कंट्री से बाहर बाउंड्री की बात करें हम तो इट मीन्स एक्सटर्नल थ्रेट क्या है कि कोई दूसरी कंट्री उस पर मिलिटेंट एक्शन ना कर दे, उस पर अटैक ना कर दे, इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल थ्रेट। आई बच्चों यहां तक बात समझ में। अब हमने क्या पढ़ा कि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करता है ना, वॉर की सिचुएशन, एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन, तो देखिए तो कौन सी कोर वैल्यूज उसकी हार्म होती है, हमने पढ़ लिया ना, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। सिक्योरिटी डिमांड दी सिक्योर फ्रॉम द थ्रेट्स दैट हार्म द कोर वैल्यूज एंड बियॉन्ड द रिपेयर। यानी जब एक्सटर्नल थ्रेट हुआ, मिलिटेंट अटैक हुआ, तो क्या करना है, कौन से थ्रेट्स को सिक्योर करना है, हमें सिक्योर करना है कंट्री की सोवरेनिटी को, कंट्री की इंडिपेंडेंस को, कंट्री की इंटीग्रिटी को। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अगेंस्ट थ्रेट कौन सा है, एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, मिलिटेंट एक्शन फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, ये तो सिक्योरिटी पढ़ लिया हमने। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि थ्रेट तो ये हो गया। अब ये जब थ्रेट हुआ तो ये अटैक करेगा तो हमारी किसी ना किसी कोर वैल्यू को हार्म करेगा। तो कौन सी कोर वैल्यू को हार्म कर रहा है, वो हार्म कर रहा है सोवरेनिटी और हमारी इंडिपेंडेंस को, और इंटीग्रिटी ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं हो कि हमारी एकता खंडित हो जाए, हमारी सुप्रीमेसी चली जाए और हमारी आजादी छिन जाए। ये क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट्स के अगेंस्ट कोर वैल्यूज हैं जो डिमांड करती हैं सिक्योरिटी की। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू क्या कह रहा है कि जो भी मोस्ट थ्रेट्स है, कौन से एक्सटर्नल थ्रेट्स, वो कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर, बता दिया मैंने अभी आपको। और देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, ईच कंट्री हैज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन, यानी इस सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हर कंट्री स्वयं में जिम्मेदार है। इंडिया चाहता है उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, उसके अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स ना आए, तो उसको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी
किस तरह से हमारी नेशनल और इंटरनेशनल रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी कि कोई भी दूसरी कंट्री उस पर अटैक ना कर पाए, हमें एक्सटर्नल थ्रेट ना दे पाए। तो क्लियर बच्चों, इट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। अब देख रहे हैं क्या कह रहे हैं हम। अब देखिए, आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं इससे रिलेटेड और हम इनको फिर रिलेट करते जाएंगे। देयर आर 3 चॉइस विद द गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्स। मतलब क्या हुआ, कोई ए कंट्री है, उस पर बी कंट्री ने मिलिटेंट एक्शन किया। ठीक है, क्या करा है इसने, मिलिटेंट एक्शन करा है। ओके, अब जब मिलिटेंट एक्शन किया तो कैसा थ्रेट आ गया, एक्सटर्नल थ्रेट आ गया। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल थ्रेट आ गया तो इसकी कोर वैल्यूज हार्म होंगी, सोवरेंटी होगी, इंडिपेंडेंस होगी और इंटीग्रिटी और यूनिटी होगी। क्लियर। अब क्या करना है, अब इसने इस पे अटैक किया तो अगला पैराग्राफ, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ये जो बी है इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यानी व्हेन ए कंट्री अटैक ऑन बी कंट्री, ठीक है, तो जो ये बी कंट्री है इसके पास रेस्पॉन्स करने की क्या क्या मीन्स है। हमारी पॉलिटिक्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस क्या सोचता है कि कंट्री किस किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा। तो यहां पे देखिए 3 तरह की पॉलिसीज की बात करिए। यहां पे कितने तरह के रेस्पॉन्सेस बताए हैं, 3 चॉइसेस है कंट्री के पास। देखिए पहला क्या है, क्या पॉलिसी ऑप्ट कर सकता है कंट्री, टू सरेंडर, कुछ नहीं करना, सरेंडर कर दिया, भैया आपने हम पे अटैक किया, हमने सरेंडर कर दिया आपके सामने। ठीक है। दूसरा देखिए, टू प्रिवेंट अदर साइड फ्रॉम अटैक, यानी क्या करें, अपने आप को प्रिवेंट करें, यानी ऐसी पॉलिसी बना लें कि कोई दूसरा आप पे अटैक ना कर पाए, उस वॉर से हम अपने आप को शुरू से ही प्रिवेंट करके रखें। और तीसरा है टू डिफेंड, यानी जब वॉर हो गया तब आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। ये 3 पॉलिसी हैं। कौन सी कंट्री ऑप्ट करती है, जिस पर अटैक किया गया है, जिस पर एक्सटर्नल थ्रेट हुआ है, वो क्या क्या रेस्पॉन्स दे सकती है। 3 रेस्पॉन्स की बात की है, पहला सरेंडर, दूसरा प्रिवेंट और तीसरा डिफेंड। मैं अपने बच्चों को याद दिलाऊं, आपने पढ़ा होगा कि 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, तो पाकिस्तान की 90,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के फ्रंट में क्या किया था, सरेंडर किया था। ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है ना। तो ये एक सरेंडर का मैंने आपको एग्जांपल दिया और आपको पता भी है सरेंडर का मतलब क्या होता है। दूसरा, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम द अटैक, यानी पहले से ही हम दूसरी साइड से अपने अटैक को प्रिवेंट करके रखें कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, और हम ऐसा प्रिवेंट करें कि अटैक हो ही ना पाए। और तीसरी सिचुएशन है डिफेंड ड्यूरिंग द वॉर, यानी वॉर स्टार्ट हो गई तब आप क्या पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने की। आइए बच्चों यहां तक बात समझ में। लेकिन मैं चीज आपको एक बताऊं, जब हम 3 पॉलिसी की बात करते हैं तो इट इज वन पॉलिसी, इट इज द अदर वन पॉलिसी। लेकिन जनरली जो ये सरेंडर है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पॉलिसी। देखिए पॉलिसी का मतलब क्या होता है, यू टेक सम एक्शन ना। पॉलिसी मतलब आपने कोई भी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, कोई आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप टाइम टेबल बना रहे हैं, आप सिलेबस चेक कर रहे हैं, इतना मैंने पढ़ लिया, इतना पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस करने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, मैप कैसे ड्रॉ करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, ये सब क्या कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन भैया आपने कहा एग्जाम आ रहे हैं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, आपने क्या करा, सरेंडर। तो सरेंडर किया तो क्या आपने कोई पॉलिसी बनाई, नहीं बनाई, है ना। तो हमें नहीं करना सरेंडर, हमें तो अच्छे मार्क्स के लिए लगातार एफर्ट करना है, पॉलिसी फ्रेम करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो सरेंडर है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पॉलिसी बिकॉज इन दिस नो एक्शन इज टेकन। देन तो आपका कोई भी काम ही नहीं कर रहे हैं, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, कोई पॉलिसी आप फ्रेम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका पॉलिसी में नहीं आएगा। हाँ, प्रिवेंट और डिफेंड इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी। तो देखिए 2 तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। एक आपसे पूछा जा सकता है व्हाट हैव ए गवर्नमेंट ऑप्शन टू रेस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट, यानी किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास 3 कौन से रेस्पॉन्स हैं जो एक्सटर्नल थ्रेट मिलिटेंट एक्शन के रेस्पॉन्स में वो दे सकती है। तो आंसर क्या होगा आपका, सरेंडर, प्रिवेंट एंड डिफेंड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है व्हाई सरेंडर इज नॉट टेक कंसिडर्ड एज अ पॉलिसी, यानी सरेंडर जो है 3 ऑप्शंस में से, 3 रेस्पॉन्स में से जो एक रेस्पॉन्स है सरेंडर, उसको पॉलिसी में क्यों नहीं
कैलकुलेट किया जा रहा। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज इन दिस वी डोंट गेट एनी एक्शन और वी डोंट डू एनी एक्शन, इन दिस वी डोंट फ्रेम एनी पॉलिसी। तो इसीलिए सरेंडर क्या किया जाता है, आपकी पॉलिसी में कंसीडर नहीं किया जाता। मैंने लिखा भी है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉलिसी। आगे बच्चों यहाँ तक समझ में? अब देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। वैसे तो हम स्लाइड्स में उतनी ही चीजें आपको लिख के देते हैं, ब्रीफ में हम बनाते हैं ताकि वो आप पढ़े, तो इतना पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपकी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आर। हमने क्या क्या पढ़ा? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में 2 मीनिंग पढ़ने हैं आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब थ्रेट्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ए कंट्री। ठीक है, मीनिंग हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि जब ये थ्रेट आया तो एक गवर्नमेंट कौन कौन से रेस्पॉन्स ऑप्ट कर सकती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है इसके 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों कौन कौन से हैं। एक है डिटरेंस, दूसरा है डिफेंस, और तीसरा है आपका बैलेंस ऑफ पावर, और फिर है आपका अलायंस बिल्डिंग। ये आपको याद करने हैं 4 कंपोनेंट्स, डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग। बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। व्हाट आर दी 4 कंपोनेंट्स इन एक्सटर्नल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आपके 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो एक है आपका डिटरेंस, दूसरा है आपका डिफेंड, तीसरा है बैलेंस ऑफ पावर, और चौथा है अलायंस बिल्डिंग। ठीक है, डिटरेंस, डिफेंड, बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग। अब हम इनका मतलब देखते हैं। देखिए क्या है। Deterrence means preventing the possibility of war. It is related to this. Okay. Defense means limiting or ending the war. War को कम करना और war को समाप्त करना। अब देखिए यहाँ पर डिटरेंस का मतलब हमने ऐसा सिनेरियो तैयार कर दिया कि वॉर को ही हमने प्रिवेंट कर लिया कि वॉर होगी ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स बना रही हैं, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं बेटा, ये भी क्या करते हैं, एक डिटरेंस की तरह काम करते हैं। यानी ये क्या कर रहे हैं, वॉर की पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम कैसे? देखिए कैसे। मान लीजिए आपको सामने वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको उससे लड़ने की बहुत इच्छा है कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बस मेरे हाथ में आ जाए, मैं इसको पीट दूं। लेकिन आपको पता है कि अगर वो इतना पावरफुल है कि मैंने उसको पीटने की कोशिश किया ना, तो पासा उल्टा भी पड़ सकता है, यानी पिटाई मेरी भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, उस पर अटैक करने से पहले 4 बार सोचेंगे, अटैक करें या ना करें, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और जब तक सोचेंगे तब तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यही चीज क्या करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स करते हैं। आज वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज न्यूक्लियर के एक्सपेरिमेंट करने में और बनाने में लगी हुई हैं। ठीक है, अब एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर अटैक करना है, लेकिन उस कंट्री को पता है कि अगर मैंने इस पर अटैक किया तो वो उतना पावरफुल है कि रेस्पॉन्स में मेरे को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यानी मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है तो सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, छोटा मोटा देश नहीं है वो, तो क्या करेगा, वो उस पर अटैक नहीं करेगा। यानी 2 तलवार आपके पास, 2 तलवार मेरे पास दिख रही है, तो हम दोनों अपनी तलवार अंदर ही रखेंगे और झगड़ा ना करेंगे। तो इस तरह से जो डिटरेंस होता है वो क्या करता है, एक पीस को मेंटेन करता है। ठीक है, और पीस का मतलब ये नहीं एग्रीमेंट है या समझौते हैं या चाह नहीं रहे, वो सब चीजें अलग है। लेकिन वो डिटरेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसने क्या कर रखा है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर है उसको प्रिवेंट कर रखा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, डिटरेंस का मतलब ये नहीं है कि वॉर होगी नहीं, वॉर की पॉसिबिलिटी है लेकिन उसको प्रिवेंट कर रखा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिटरेंस कहा जाएगा। दूसरा देखिए डिफेंस और डिफेंड, ये मैंने भी आपको बताया वही वाली चीज है कि ड्यूरिंग द वॉर हाउ यू डिफेंड योर कंट्री, यानी जब वॉर स्टार्ट हो गई तो उस वॉर की पीरियड में आपने अपनी कंट्री को किस तरह से डिफेंड करके रखा हुआ है, वो किस में आएगा, आपका डिफेंड में आएगा। क्लियर। थर्ड देखिए बैलेंस ऑफ पावर, ये आपने पढ़ा है किस में, कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर एरा is an era of balance of power. What is the meaning of balance of power?
Balance of power means that there should be balance between bigger and smaller countries. A good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power that coordinate their actions to deter or to defend against military attack. आया कुछ समझ में? देखिए क्या है बैलेंस ऑफ पावर का मतलब, जैसे आप कोल्ड वॉर वाला एरा याद करिए, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। 1945 से 1991 तक दोनों एक दूसरे के सामने हथियारों को लेकर नहीं खड़े हुए, दोनों ने एक दूसरे के सामने आकर कभी भी वॉर नहीं करी, कभी भी वर्ल्ड की सिचुएशंस बिगड़ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर बराबर थी। यानी दोनों की पावर क्या थी? बैलेंस थी। इट इज रिलेटेड टू द डिटरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। यदि दो कंट्रीज की पावर बराबर है तो वो दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगी, क्योंकि पता है कि अटैक करने से बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या कहा गया एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कि अगर एक्सटर्नल थ्रेट है और हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी रखनी है तो ये जरूरी है कि बैलेंस ऑफ पावर हो। एक बिगर कंट्री और एक स्मॉलर कंट्री अपने आप को इतना बैलेंस ले आए कि दोनों एक दूसरे पर अटैक करने का रिस्क ना ले। क्लियर? इट इज द बैलेंस ऑफ पावर। एंड लास्ट वन दिस अलायंस बिल्डिंग एंड मींस कोएलिशन ऑफ स्टेट। देखिए फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर, इस बुक का जब तक हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, तब तक कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं रिलेट होता जाएगा। अब देखिए अलायंस बिल्डिंग आप देख चुके हैं, याद करो एरा ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में हमने अलायंस बिल्डिंग बहुत सारी देखी थी, याद आ रही है आपको कुछ? नाटो और वार्सा, दो इंपॉर्टेंट लेके चल रही। और देखिए यहां पे हम इससे बता रहे हैं ताकि आपका हैंड टू हैंड कुछ रिवीजन हो जाए। NATO is framed by USA and it is a military alliances in 1949. And to counter the NATO, USSR framed a military alliance that is known as Warsaw Pact. ये दोनों क्या है? अलायंस बिल्डिंग है। अलायंस मतलब अपने खेमे में बढ़ोतरी करना, अपने मित्रों में बढ़ोतरी करना, और जब आपके मित्र बढ़ेंगे तो सामने वाले के वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? एनिमी, है ना? मित्र का मित्र मित्र और मित्र का शत्रु शत्रु। हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को पहले। तो ट्रेडिशनल जो नोशन है एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, वो डिमांड करता है कि एक कंट्री अपनी अलायंस बिल्डिंग की पावर को बढ़ाता रहे, और जब वो बढ़ाएगा तो दूसरा भी बढ़ाएगा, और जब दूसरा बढ़ाएगा तो बैलेंस ऑफ पावर होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा तो प्रिवेंटिंग दी वॉर होगा, और फिर भी वॉर छिड़ जाए तो फिर आपको डिफेंड करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ये क्या था आपका एक्सटर्नल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिमांड्स फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स, बट विच टाइप ऑफ द थ्रेट्स? दैट हार्म्स योर कोर वैल्यूज एंड बियॉन्ड द रिपेयर। क्लियर? फिर हमें क्या पढ़ना है? टू नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। Then again two types of the traditional security, external and internal. Now we understand the external notion of traditional security. External notion of traditional security says that a militant threat from outside of a border of a country is known as external threat of traditional security. Generally these threats occur from the outside of the boundary of a country and each country responsible for this own security. आया तक समझ? तीन रेस्पॉन्सेज है गवर्नमेंट के पास, उसको सरेंडर करना, प्रिवेंट करना कि वॉर ना हो, और वॉर हो जाए तो अपने आप को डिफेंड करना। लेकिन सरेंडर में हम कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए सरेंडर किसी पॉलिसी में कंसीडर नहीं होता। 4 कंपोनेंट्स है हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के। एक है डिटरेंस, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करो कि वॉर हो ही ना पाए, वॉर को प्रिवेंट कर ले। डिफेंड अभी बताया वही है। वॉर हो गई, ड्यूरिंग द वॉर आप क्या पॉलिसी ऑप्ट करते हैं अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। बैलेंस ऑफ पावर, यानी वर्ल्ड ऐसा ना बढ़ जाए, एक तरफ बहुत सुपर पावर हो जाए, बहुत वीकर हो जाए, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट कोई ना कोई चलता रहेगा। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए बिगर और स्मॉलर कंट्री में। और इस बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? अलायंस बिल्डिंग। तो आया बच्चों समझ में? ये था आपका नो एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए दूसरा, आप देखिए अपन सेकेंड टाइप देखेंगे, दैट इज इंटरनल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एक कंप्लीट हो चुका है हमारा एक्सटर्नल, अब हम इंटरनल देखेंगे। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कंट्री की बाउंड्री के बाहर से आने वाले जो थ्रेट्स हैं वो किसकी डिमांड करेंगे? एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। और कंट्री के अंदर उसकी बाउंड्री में यदि कोई थ्रेट हो रहा है, आउटसाइड दी बाउंड्री नहीं, इनसाइड दी बाउंड्री, वो किसकी डिमांड करेगा? इंटरनल सिक्योरिटी की। बहुत आसान है, आपको याद हो रहा होगा। इंटरनल सिक्योरिटी मेनली कंसर्न विद द मेंटेनिंग। इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न किससे है? कि वो मेंटेन करे क्या?
पीस एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम द सेपरेटिस्ट मूवमेंट और सेपरेटिस्ट थ्रेट्स फ्रॉम विद इन द कंट्री। आए बच्चों को समझ में क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये कह रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी मेनली, देखिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी मेनली किससे कंसर्न है? सिक्योर द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अगर एक लाइन में हम बोले है ना, एक्सटर्नल जो थ्रेट है वो क्या है? अपनी बाउंड्री को सिक्योर करना। लेकिन जब हम इंटरनल नोशन की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली कंसर्न होता है मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन दी कंट्री। यानी जो कंट्री है, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जो उसकी इनसाइड दी बाउंड्री है, उसमें किस तरह से पीस और ऑर्डर मेंटेन रहे। और किससे सिक्योर करना चाहता है वो अपनी कंट्री को? अपने स्टेट्स को। दैट इज सेपरेटिस्ट थ्रेट्स फ्रॉम विद इन। यानी उस कंट्री के अंदर कोई सेपरेटिस्ट डिमांड हो रही है, कुछ ऐसी डिमांड हो रही है जो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, तो क्या होगा? उससे आपको क्या बचाना है? उन थ्रेट से आपको जो सिक्योरिटी देनी है वो क्या कहलाती है? इंटरनल सिक्योरिटी। आए बच्चों यहां तक समझ में? तो हमने क्या देखा? ये मीनिंग देखा। ठीक है बाबा, हैंड टू हैंड आप करिए तो आपको डिफरेंसेस भी आ जाएंगे समझ में। एक्सटर्नल सिक्योरिटी डिमांड्स सिक्योर एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री, पहला डिफरेंस। दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी डिमांड्स दैट सिक्योरिटी फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स ऑफ अ कंट्री। यहां तक आ गया समझ में? What is the core value against the external threats? Sovereignty, independence and आप कह सकते हैं integrity. What are the core values of internal threats against the internal threats? That is peace, law, order, maintaining in the country. वहां थ्रेट क्या था? कि दूसरी कंट्री मिलिटेंट अटैक ना कर दे। यह थ्रेट क्या है? कि कंट्री में ही कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट इमर्ज ना हो जाए। ओके बच्चों, समझ में? मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लास में ही आपको लर्न करा दूं। ठीक है, तो ये हमारे तीन मोटे मोटे रूप से डिफरेंस हो गए किसके बीच में? एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स के बीच में। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज पढ़नी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनल सिक्योरिटी वाज अ पार्ट ऑफ कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट हिस्टोरिकली, बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन इन विच इंटरनल सिक्योरिटी डिड नॉट सीम्स टू मैटर एज मच एज इट हैड इन द पास्ट। क्या बोल गए? देखिए हम ये बोल गए कि अगर हम इंटरनल, पहले बताइए इंटरनल सिक्योरिटी का मीनिंग क्लियर? इंटरनल सिक्योरिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स। ठीक है, अब ये वाला पैराग्राफ क्या कह रहा है? और एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका बोर्ड में कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कोल्ड वॉर एरा में इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी फ्रंट में क्यों नहीं दिखाई दी? उसी चीज को मैंने इस पैराग्राफ में समझाया। देखिए क्या कहता है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वहीं से हम समझा रहे हैं आपको चीजें, कि यदि हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें, तो इंटरनल सिक्योरिटी जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। लेकिन ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कंट्रीज थे वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतने परेशान नहीं थे जितने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए थे। और आपको समझ में भी आ गया होगा मैडम, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए क्या था, थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पर हम बात कर चुके हैं कि जो कोल्ड वॉर एरा था इसमें दो ग्रुप्स आ गए थे। वर्ल्ड कैसा बन गया था? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए क्या कोशिश कर रहा था? होल वर्ल्ड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। और यूएसएसआर क्या ट्राई कर रहा था? होल वर्ल्ड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। इन दोनों में क्या चल रहा था? स्ट्रगल चल रहा था। आए बच्चों तक समझ? अब क्या किया ये लोगों ने? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इन्होंने नाटो बनाया, इन्होंने वॉर्सा बनाया, ट्रूमैन सिद्धांत दिया, इन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प दी। कॉमन जो था एक योजना थी, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, इन्होंने तो ट्रूमैन दिया था, इन्होंने भी एक फाइनेंशियल हेल्प दी थी कंट्रीज की। ठीक है, तो ये क्या थे? इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए। अब आप याद करिए, ये दोनों ही मैंने आपको बताया था क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, यानी जो कंट्रीज नाटो की मेंबर बन गई उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका हो गया? यूएसए का। और जो कंट्री वॉर्सा की मेंबर बन गई उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का काम किसका हो गया? यूएसएसआर का। यानी जो ये सुपर पावर्स हैं वो कंट्रीज को इंटरनल सिक्योरिटी तो दे ही रहे। तो इसलिए कोल्ड वॉर के एरा में इंटरनल सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं था, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी थी, है ना, कि कहीं यूएसएसआर कम्युनिज्म को एक्सपेंड करते हुए ना जाए बाउंड्री क्रॉस करके, एक्सटर्नल आ गया ना। कहीं यूएसए कोई ऐसे कंट्रीज को जो यूएसएसआर का सपोर्टर है उसकी बाउंड्री क्रॉस करके उसको नाटो का मेंबर ना बना ले। तो ये पैराग्राफ बेसिकली यही बात कह रहा है कि हिस्टोरिकल इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो कोल्ड वॉर का एरा था ऐसा नहीं है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट तो थी, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी वो पास्ट में थी।
और देखिए इसका रीजन था अलायंस बिल्डिंग। अगर एक वर्ड में आपसे पूछे, इतनी अलायंस बिल्डिंग हो रही थी कि जो कंट्रीज थी उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी तो इन महाशक्तियों पे छोड़ दी। हम आपके मेंबर बन रहे हैं, आप अपनी सिक्योरिटी दो, तो इंटरनल सिक्योरिटी तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कहाँ थी? एक्सटर्नल जो सिक्योरिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। यूएस और यूएसएसआर दोनों अपनी बाउंड्रीज को लेकर, अपनी आइडियोलॉजीज के एक्सपेंशन को लेकर बहुत ज्यादा वरीड थे। तो आया बच्चों यहाँ तक समझ में? इस वाली स्लाइड में हमने क्या देखा? इस वाली स्लाइड में हमने देखा इंटरनल सिक्योरिटी का मीनिंग, यानी सिक्योरिटी अगेंस्ट द इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स किसकी डिमांड करते हैं? मेंटेन लॉ, पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। किन से डिमांड करते हैं? सेपरेटिस्ट मूवमेंट से बात करते हैं। कोल्ड वॉर के एरा में इंटरनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करी थी जितना वो पास्ट में कर चुकी थी। क्लियर? ये हमारा क्या हुआ? मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। अब देखिए ये क्या है? ये है कॉपरेशन इन अंडर द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो किस किस तरह के कॉपरेशन की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बता चुकी, जब हम ये चीजें पढ़ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, हम 3 चीजें पढ़ रहे हैं बेटा। हम पढ़ रहे हैं एक तो थ्रेट्स, ठीक है, कि कोई भी सिक्योरिटी है तो उसको किस तरह के थ्रेट से सिक्योरिटी चाहिए। पहले हम मीनिंग पढ़ रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी है, क्या मीनिंग है उसका। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन से थ्रेट से उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। फिर हम पढ़ रहे हैं कि उसके रेस्पॉन्स क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल नोशन है वो किस तरह के कॉपरेशन की और किस तरह के एग्रीमेंट्स की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, समझिए क्या कह रहा है ये, कि जो है ये जो ट्रेडिशनल नोशन है, अब दोनों ही की बात कर रहा है मैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? लिमिटिंग वायलेंस एज मच एज पॉसिबल। ये ध्यान रखना बेटा कि जो ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का वो कहता है वायलेंस को लिमिट करो जितना हो सकता है ना। ऐसा नहीं हो कि वायलेंस होता रहे, कंट्री में होता रहे, हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, नहीं। वायलेंस शुड बी लिमिटेड। दिस लिमिट रिलेट टू द बोथ एंड मीन्स ऑफ वॉर। जो हम इस वायलेंस को लिमिट कर रहे हैं, एंड और मीन्स दोनों को लिमिट करना है। अब एंड और मीन्स का मतलब क्या होता है? देखिए एंड का मतलब होता है व्हाट इज योर मोटिव, और मीन्स का मतलब होता है व्हाट आर योर टेक्निक्स। यानी युद्ध के लिए जो साध्य है और जो साधन है दोनों को ही क्या करने हैं? हमें लिमिट करना है। दी वॉर बिकम्स एन लास्ट ऑप्शन। आया बच्चों समझ में? ये हमें ध्यान रखना है सब जगह। वॉर क्या होना चाहिए? आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। यानी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं और लगे अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो ही वॉर ऑप्ट की जाए, अदरवाइज वॉर ऑप्ट नहीं की जाए। मीन्स ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन देम as far as possible from the war। क्लियर? यानी वायलेंस को लिमिट करना है, वॉर के एंड और मीन्स दोनों को लिमिट करना है, और थर्ड वॉर को हमें एज अ लास्ट ऑप्शन ऑप्ट करना है। देखिए ये कह रहा है इट इज नाउ एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू दैट कंट्री शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजंस, प्राइमरीली सेल्फ डिफेंस और प्रोटेक्शन अदर पीपल्स फ्रॉम द जेनोसाइड। यानी अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुका है कि कोई भी कंट्री वॉर को एज अ लास्ट ऑप्शन ऑप्ट करेगी जब बिल्कुल उसकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सेल्फ डिफेंस को खतरा हो जाए और वर्ल्ड में कहीं पर जेनोसाइड हो रहा हो। क्लियर? उसके बाद देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किस किस तरह के कॉपरेशन की बात करती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बात करती है डिसआर्मामेंट की, आर्म्स कंट्रोल की और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। ठीक है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ये कहती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस तरह से रिलेशन मेंटेन करके रखेगी। तो देखिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ 3 तरह से इन्होंने बताए हैं ट्रेडिशनल नोशन ने, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देखिए यहां पर क्या है ये। डिसआर्मामेंट मतलब रिक्वायर ऑल स्टेट टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स, एग्जांपल BWC एंड CWC। देखिए डिसआर्मामेंट का मतलब समझिए बेटा। डिसआर्मामेंट क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो आर्म्स हैं उनको सारी कंट्रीज विड्रॉ कर दे कि हम नहीं बनाएंगे, खत्म। ठीक है? रिक्वायर ऑल स्टेट टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ द वेपन, यानी कुछ काइंड जो वेपन्स हैं उनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए कि हम इनको यूज नहीं करेंगे। जैसे 1972 में एक कन्वेंशन हुआ जो बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड था, और 1992 में एक कन्वेंशन हुआ जो केमिकल वेपन से रिलेटेड था। क्लियर? बायोलॉजिकल वेपन जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोरोना इज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। यानी आप सीधे हथियार, गन, राइफल ये सब लेकर नहीं आ गए, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया कि पूरे वर्ल्ड को हार्म कर रहा है। तो कोरोना भी कहा जाता है एक बायोलॉजिकल वेपन था, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ
त्रासदी लाने के लिए। तो 1972 में एक ट्रीटी हुई, एक कन्वेंशन हुआ जिसमें कहा गया कि कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन्स को ना तो फ्रेम करेगी ना ही यूज करेगी। इसी को फॉलो करते हुए 1992 में केमिकल वेपन से रिलेटेड भी कन्वेंशन हुआ। इट इज द एग्जांपल ऑफ डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट एक काइंड के वेपन्स को सभी कंट्रीज ने, सभी स्टेट ने गिव अप कर दिया। इसको क्या कहा गया? डिसआर्मामेंट। दूसरा है आर्म्स कंट्रोल। इसको हिंदी में निशस्त्रीकरण कहते हैं और इसको शस्त्र नियंत्रण कहते हैं, है ना। हिंदी में यदि हम बात करें तो इसका वर्ड होता है निशस्त्रीकरण और इसको कहा जाता है आर्म्स कंट्रोल को शस्त्र नियंत्रण। सुनने में सेम लगता है लेकिन सेम नहीं है। आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन बट इन कंट्रोल वे और स्टॉप लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन करिए, बनाइए, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन उस पर होनी चाहिए। पूरी तरह से हम किसी उस वेपन को बंद नहीं करें। देखिए, केमिकल वेपन्स नहीं यूज करेंगे, बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक और आ गया था, दैट इज न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो किसी भी वेपन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए और उसकी यूज को लिमिट करने के लिए हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोडक्शन और यूज इन द बट इन द लिमिटेड वे। तो वो किस में रिलेटेड आता है? आर्म्स कंट्रोल में रिलेटेड आता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? तो डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल में डिफरेंस समझ में आ गया। डिसआर्मामेंट में हमने किसी पर्टिकुलर टाइप के वेपन्स को गिव अप कर दिया ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड। कोई भी एक पर्टिकुलर तरह का हथियार था, उसको कहा कि नहीं, हम यूज नहीं करेंगे और कोई भी यूज नहीं करेगा। वो किसका एग्जाम्पल होगा? डिसआर्मामेंट का। आर्म्स कंट्रोल मतलब हम गिव अप नहीं कर रहे, हम फ्लश आउट नहीं कर रहे उन तरह के वेपन्स को, लेकिन हमने ये कह दिया कि इनका यूज और इनका प्रोडक्शन एक लिमिटेड वे में होगा। अंधानुकरण नहीं होगा, अंधाधुंध नहीं होगा कि जिसको मर्जी जितने आ जाए। उसको क्या कहा जाता है? आर्म्स कंट्रोल। यदि हम आर्म्स कंट्रोल की बात करें, सम रूल्स एंड रेगुलेशन हैड टू बी फॉलोड इन रिलेशन टू डेवलपिंग और एक्वायरिंग वेपन्स अंडर आर्म्स कंट्रोल। यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाए वेपन्स को बनाने में और वेपन्स को यूज करने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है? आर्म्स कंट्रोल कहा जाता है। और यदि हम कोल्ड वॉर एरा की बात करें तो यूएसए एंड यूएसएसआर साइंड अ नंबर ऑफ आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। यानी यूएसए और यूएसएसआर ने काफी सारी शस्त्र नियंत्रण से लेकर संधियां की थी, जैसे एनपीटी, ये हमने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में पढ़ा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एबीएम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972, साल्ट 1, साल्ट 2, साल्ट 1। आप अपना कोल्ड वॉर वाला चैप्टर देखेंगे तो जो उसका लास्ट पेज है उनमें इन सबकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और हमारी वीडियोस में भी आप देख लेना। देखिए, एनपीटी 1968 में सुपर पावर्स के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंडिया ने इस पे साइन नहीं की। इंडिया का कहना था दिस ट्रीटी इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन। दिस ट्रीटी डिवाइडेड अमंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स, एटॉमिक पावर एंड नॉन एटॉमिक पावर। और यदि इस ट्रीटी में इसी तरह का डिफरेंशिएशन रहेगा तो इंडिया इस पर साइन नहीं करेगा। और आज तक भी इंडिया ने एनपीटी और एक और ट्रीटी है सीटीबीटी, उस पर साइन नहीं किए हैं। और बच्चों, ये एनपीटी और सीटीबीटी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम्स में साइमल्टेनियसली पूछी जाती रही हैं। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और दोनों ही ट्रीटीज पे इंडिया ने क्या कह के साइन नहीं किया है? इंडिया ने ये कह के साइन नहीं किया है दे आर बेस्ड ऑन दी डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या कर रही हैं? जो एटॉमिक कंट्रीज हैं उनको तो और पावरफुल बनाती जा रही, और जो नॉन एटॉमिक कंट्रीज हैं उनको और नीचे लेती जा रही है। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये इक्वलिटी पे बेस्ड नहीं है, इसलिए इन पे साइन नहीं करेगा। और ऐसी ही कुछ ट्रीटीज और बनी, एबीएम, एंटी बैलिस्टिक, साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी फर्स्ट एंड सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? तो ये था आपका कॉपरेशन में दो तरह के डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। एक और है आपका, कौन सा है? दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा हो, एक कंट्री कोशिश करती है कि वो क्या करे, दूसरी कंट्री के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करे, यानी एक दूसरे के प्रति भरोसा उनमें कायम रहे। तो देखिए, इसके लिए क्या किया गया? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस in which countries share ideas and information with their rivals. It is a process designed to ensure that rivals do not go to war through misunderstanding. यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब हम दोनों में झगड़ा है, आप इधर हैं मैं उधर हूं, ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर भी हम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, गलती से कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो जाए, तो क्या करें? थोड़ा सा भरोसा पैदा कर लें, और इसी को कहा जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इसमें क्या होता है? दो राइवल कंट्रीज जो होती हैं
वो अपनी आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, और वो इस तरह से शेयर करती हैं ताकि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई बहुत बड़ा हर्जाना ना उठाना हो जाए। जनरली कहा जाता है कि हर साल इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं कहाँ रखे हुए हैं ये कंट्रीज को बताते हैं, कितने बना लिए ये बताते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए और विश्व को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ जाए। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इट इज द थर्ड मेथड ऑफ कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास में हमने कंसेप्ट क्लियर किया, दैट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ओके, दूसरा जो हम देखेंगे बच्चों अगली क्लासेस में जो हमारी वीडियो आएगी वो रिलेटेड आएगी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, कंसेप्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसको ग्लोबल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने मीनिंग पढ़ा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स, और एक नोशन कंप्लीट किया, दैट इज ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में हमने दो टाइप्स देखे, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल सिक्योरिटी आउटसाइड द बाउंड्री से आती है और वो कंट्री खुद रेस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनल थ्रेट इनसाइड द कंट्रीज आते हैं और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं। प्रिवेंट, डिफेंड और सरेंडर एक्सटर्नल के थे, और डिटरेंस, डिफेंड, अलायंस बिल्डिंग और बैलेंस ऑफ पावर थे। ट्रेडिशनल नोशन में हमने कॉपरेशन के मेथड देखे, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। क्या क्या देखा हमने? डिसआर्मामेंट देखा, एक पर्टिकुलर वेपन्स को गिव अप करना। आर्म्स कंट्रोल देखा कि जो कंट्रीज हैं वो प्रोटेक्शन करेंगी, यूज करेंगी, बट लिमिट वे में करेंगी। और एक हमने देखा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अपने आइडियाज, अपने डेटाज, अपने फैक्ट्स को शेयर करना ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई भी गलत इंसिडेंट, मिसहैपनिंग ना हो। तो ये था हमारा आज की क्लास में ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। अगली क्लास में हम लेके आएंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी, और आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। हमेशा की तरह हम प्रेयर करते हैं हमारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो या आपका CUT एग्जाम। कोई भी डिमांड है, कोई भी परेशानी है रिगार्डिंग सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमें बहुत खुशी होगी, आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी हर संभव मदद करने की। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ पार्ट 2 लेकर, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। हैव अ गुड डे, बाय बाय।